हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में कंप्लीट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की हम थ्योरी और इससे रिलेटेड सभी के सभी फॉर्मूले हम इस सिंगल वीडियो में करने वाले हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी के सभी थ्योरी और सभी के सभी फॉर्मूलेज, ठीक है, सभी के सभी फार्मूला क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो इस तरह का मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले परपेचुटी का। तो स्टूडेंट, अगर हम परपेचुटी की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ कि इसमें जो है ना, वो बिगिनिंग डेट तो आपको दे रखा होगा, लेकिन ये फॉर एवर तक, लॉन्ग टाइम तक ये चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए भाई साहब ने घर खरीदा। ठीक है भाई, घर खरीदा तो उसको ये तो पता है कि घर खरीदने का डेट हमारे पास ये है, आज हमने घर खरीदा तो खरीदने का डेट तो मालूम है। लेकिन उस घर को परचेज करने के बाद उसको रेंट पे लगा दिया। क्या कर दिया? उसको रेंट पे लगा दिया। ठीक है, तो उससे जब तक उसका लाइफ है तब तक उससे वो रेंट अर्निंग कर सकता है, कमा सकता है। या फिर मान लीजिए मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया और छोड़ दिया उसको। तो बेटा, डिपॉजिट करने का तो डेट है, लेकिन उस पे इंटरेस्ट उसको लंबे टाइम तक मिलेगा। जब तक वो चाहेगा, जब तक उस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन अराइज होता है तो क्या होता है, परपेचुटी होता है। क्या कहता है यहाँ पर? देखो, अ परपेचुटी इज ए एन्युटी विच इज़ पीरियडिक बिगिन, मतलब स्टार्ट होने का डेट है, फिक्स डेट पता है, लेकिन ये कंटिन्यू होता है फॉर एवर तक। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परपेचुअल एन्युटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन परचेज अ हाउस, फ्लैट खरीदा, रेंट पे दे दिया। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गेट रेंट एज लॉन्ग एज द प्रॉपर्टी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। समझ में बात आई? अच्छा, एज द टर्म ऑफ परपेचुटी इज इनफाइनाइट, बिल्कुल इनफाइनाइट होता है। इसकी हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब कि परचेजिंग डेट में जितने का हमने परचेज किया वो तो मालूम है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई कब तक उसकी अर्निंग हम करेंगे? जब तक हम चाहेंगे जब तक अर्निंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि सो द अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज अनडिफाइंड। इसीलिए परपेचुटी का फ्यूचर वैल्यू क्या होता है बेटा? अनडिफाइंड होता है। देयर आर टू देयर आर two type of perpetuity, one which payment at the end of the each period and other is the payment made the beginning of each period। एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी टाइप वन क्या कहता है कि व्हेन पीरियोडिक पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट, अगर वो एंड की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू आर अपॉन आई। क्या फॉर्मूला होगा? P इज इक्वल टू आर अपॉन आई होगा। ठीक है, P का मतलब होता है परपेचुटी, R का मतलब होता है एन्यूटी, ठीक है, और I का मतलब यहाँ से क्या होता है, R अपॉन में 100। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट है, अगर आपको व्हेन पीरियोडिक पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग, और जब भी वो बिगिनिंग की बात करता है तो परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पे आर भी वही है और आई भी वही है, बस यहाँ पे आर जो है वो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड क्या कहता है, देखो, अगर हम यहाँ से सिंकिंग फंड की बात करें ना, तो बेटा सिंकिंग फंड एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हर 3 महीने में या हर 6 महीने में या हर साल मुझे घर का रेनोवेशन कराना है, मैं उसके लिए कुछ बैंक में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कहीं पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो सिंकिंग फंड होता है ना, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। या सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं कई बार आपको देते आया हूँ कि अगर मान लीजिए किसी घर में अगर बिटिया ने जन्म लिया, ठीक है, तो एक प्रॉपर एज के बाद उसकी शायद शादी करनी होगी, है ना। तो शादी के लिए क्या करते हैं, हर एक पेरेंट्स
कुछ ना कुछ पैसा शुरू से ही बैंक में या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं कि जब बिटिया की शादी करनी है हमें, तो हम उस टाइम पे हम उसका यूज़ कर लेंगे। समझ में बात आई? तो कहने का मतलब ये है कि सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जो पर्टिकुलर उसी चीज़ में एक्सपेंस किया जाएगा, ठीक है ना। एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाने वाले फंड को क्या कहते हैं? सिंकिंग फंड कहते हैं। क्या कहता है? अ सिंकिंग फंड इज ए फंड क्रिएट टू एक्मुलेट मनी ओवर द ईयर डिस्चार्ज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन लाइक रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन बाय न्यू मशीन, रेनोवेशन ऑफ हाउस, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस को बढ़ाना हो तो उसके लिए, ठीक है। फिर कहता है लेट अस कंसीडर एन्यूटी हु पीरियोडिक पेमेंट आर, अगर पीरियोडिक पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट अगर वो आर दे रहा है एट द एंड ऑफ द ईच पेमेंट दे रहा है, ठीक है। और अगर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आई इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे 1% नहीं आएगा, आर परसेंट आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आर इज आई इज इक्वल टू क्या होगा? आर अपॉन 100। देन द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन विच कैन बी डिस्चार्ज, फार्मूला क्या होगा? ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, और अगर आपको टेबल से करना है तो ये वाला फार्मूला होगा, ठीक है। आइए अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो सिंकिंग फंड जो होता है ना, इट इज़ फिक्स टर्म अकाउंट, ये फिक्स टर्म अकाउंट होता है और ये एक लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी में, ठीक है। विच कैन बी क्लोज्ड एनी टाइम, सेविंग अकाउंट को हम कभी भी बंद कर सकते हैं, बट सिंकिंग फंड में ऐसा नहीं होता। इट इज स्टेप फॉर अ पर्टिकुलर अपकमिंग एक्सपेंसेस, एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है और ये कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होता, जब मर्जी पैसा निकालो, जब मर्जी पैसा डिपॉजिट करो, ठीक है। नेक्स्ट है इन सिंकिंग फंड इज अ फिक्स अमाउंट इज रेगुलर, यहाँ पे क्या होता है, सिंकिंग फंड के अंदर जो अमाउंट है वो फिक्स होता है, भाई इतना अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें डिपॉजिट करना है तो करना है, ठीक है। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता, कभी भी जितनी मर्जी पैसा डिपॉजिट कर दीजिए। फिर क्या कहता है, इट कैन बी यूज ओनली द पर्पस इट वॉज क्रिएटेड, ये सिर्फ उसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, यूज किया जाता है जिस पर्पस के लिए बनाया गया ये। फिर क्या कहता है, इट कैन बी यूज्ड इन एनी इमरजेंसी, और इसको हम किसी भी इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है, आइए अगला हो गया स्टूडेंट ईएमआई। अब ईएमआई क्या होता है भाई, कभी ना कभी किसी ना किसी ने ईएमआई का वर्ड ज़रूर सुना होगा। लोन सॉरी हाउस ईएमआई पे ले लिया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन ईएमआई पे ले लिया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मान लेते हैं ईएमआई पे ले लिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सिंपल सी कहानी में बता रहा हूँ आपको, अगर मान लीजिए मिस्टर पी ने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा 20,000 रुपये का, ठीक है। तो मिस्टर पी ने कहा कि भैया अभी मेरे पास ना 5,000 रुपये ही हैं, ठीक है, अब 5,000 रुपीज़ ले लो। तो उसने कहा ठीक है जी, 5,000 रुपये आपसे ले लिया। तो जो ये 5,000 रुपये ले लिया ना, उसको कहा जाता है डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, उसको क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। और उसने कहा कि बाकी जो 15,000 रुपीज़ है इसको क्या कर दो, ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। तो उसने कहा जी कब तक पे करोगे इसको? तो भाई मैं अगले 3 महीने में मैं इसको पे कर दूंगा। तो 15,000 को उसने 3 से कर दिया डिवाइड, तो हर महीने उसको कितना पे करना है? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपीज़ का क्या आया बेटा? ईएमआई आया। क्या कहते हैं? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज अ फिक्स पेमेंट मेड बाय अ बोरोवर टू लेंडर एट अ स्पेसिफिक डेट एवरी मंथ टू क्लियर टू लोन ऑफ द लोन, ठीक है। यही मैंने आपको बताया है, पर्टिकुलर डेट को पे किया जाएगा और फिक्स अमाउंट से पे किया जाएगा, ठीक है। आइए ये क्या होता है, ईएमआई डिपेंड करता है कितने अमाउंट का, मतलब ईएमआई बड़ा होगा कि छोटा होगा, डिपेंड करता है कितना हमने लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो ईएमआई ज़्यादा होगा, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट अगर कम है प्रिंसिपल पे तो कम रेट से हमें देना पड़ेगा ईएमआई। टेन्योर ऑफ लोन, और कितने टाइम तक हमने लोन लिया है, मतलब लोन कितने महीने तक हमें पे करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ईएमआई डिसाइड होता है,
ठीक है। अगर ये चीज़ें अगर कम हो रही है तो कम ईएमआई आएगा, अगर ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए हो रहा है तो ज़्यादा का ईएमआई आएगा। ठीक है। फिर कहता है ईएमआई को दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फ्लैट रेट मेथड के अंदर क्या होता है, इन अ फ्लैट रेट मेथड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स। इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल लोन अमाउंट बोरोड फॉर इट टेन्यूर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे ही सीधा कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ मेथड, इन दिस मेथड द इंटरेस्ट रिमेन द कांस्टेंट एवरी ईएमआई। जो इंटरेस्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, ये कभी भी रिड्यूस नहीं होता आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने 10,000 रुपीज़ का लोन लिया, अगर उसने 2,000 रुपये पे कर दिया फर्स्ट ईएमआई, तो बाकी कितना बचा भाई, अमाउंट तो 8,000 ही बचा ना। तो रूल ये कहता है कि अगला इंटरेस्ट जो लगना चाहिए वो 8,000 पे लगना चाहिए, लेकिन नहीं, फ्लैट रेट मेथड से जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमेशा किस पे लगेगा, 10,000 पे ही लगेगा। ठीक है। तो ईएमआई निकालने का फार्मूला क्या होता है, ईएमआई कैलकुलेट करने का इसका फार्मूला होता है P प्लस आई डिवाइडेड बाई एन। और आई बोले तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी। आइए, P बोले तो प्रिंसिपल, आई तो इंटरेस्ट और एन तो नंबर ऑफ पेमेंट। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब कहता है अनलाइक अ फ्लैट रेट मेथड इंटरेस्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इसके अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता फॉर एवरी ईएमआई। एज वी पे ऑफ आवर लोन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट डिक्रीज। और इसमें जो है ना वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम पे करते जाते हैं डिक्रीज होता चला जाता है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी ने 10,000 रुपीज़ का लोन लिया, फर्स्ट मंथ अगर उसने 2,000 पे कर दिया, तो बेटा अगला इंटरेस्ट उसको किस पे देना पड़ेगा, 800 पे देना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें से उसने 1,500 रुपये पे कर दिया, तो अब रिमेनिंग अमाउंट बचा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलते हैं 6,500, तो अगला इंटरेस्ट जो है वो 6,500 पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है। अगर आपको सॉरी आई जो है वही होता है r अपॉन 100, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव में दे रखा हो तो फार्मूला होगा 1 अपॉन 1 माइनस आई रेज टू पावर माइनस n। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस n है। ठीक है। आइए अगला टॉपिक है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या कहता है देखो, अमोर्टाइज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पेइंग ऑफ द लोन थ्रू द शेड्यूल्ड प्री डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट दैट इंक्लूड। ठीक है। तो देखो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे मान लो कि किसी ने लोन लिया, ठीक है ना, तो ये कहता है कि भाई मैं ईएमआई 3 महीने के बाद पे करना शुरू करूँगा। तो कहते हैं भाई ऐसे कैसे, तो जो मैंने लोन लिया है कम से कम मैं उस लोन से कुछ अर्निंग तो कर लूँ तभी तो मैं आपको पे करूँगा। समझ में बात आई। तो ईएमआई अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में क्या है कि स्टार्टिंग पीरियड तो हमें पता होता है, लेकिन सॉरी अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में क्या होता है कि लोन का जो टेन्योर है मतलब ईएमआई है वो कुछ टाइम के बाद स्टार्ट किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट होने के बाद फिर ये नहीं होगा कि भाई 3 महीने मैंने दे दिया तो अब 3 महीने नहीं दूंगा, देना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो फर्स्ट पेमेंट में टाइम लगेगा, लेकिन जब उसने फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट कर दिया 2 महीने 3 महीने बाद जब भी उसने स्टार्ट किया तो उसके बाद से उसको रेगुलर देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके अंदर देखो फार्मूला क्या बनेगा, अगर उसने पूछा हुआ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड, ठीक है ना, मतलब उसने मान लीजिए कि 10 12 15 पेमेंट दे दिया तो उसके बाद कितना प्रिंसिपल अमाउंट बचा। जैसे मान लीजिए किसी को अगर 50 मंथ तक ईएमआई देना है, ठीक है, और उसने 11 मंथ तक दे दिया ईएमआई, ठीक है, तो उसके बाद कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा। ठीक है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, ईएमआई ईएमआई इंटू
1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1। ठीक है, और EMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है, ऊपर वाला ही, जो वहाँ से EMI निकलेगा उसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है केथ पीरियड तक, मतलब कि अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, 11 मंथ तक उसने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, 11 मंथ उसने EMI दिया, तो उसने बेटा कितना इंटरेस्ट पे किया, अगर ये हमें निकालना है तो फार्मूला आपको ये अप्लाई करना है। और उसने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया केथ पीरियड तक, मतलब 11 मंथ तक, तो EMI माइनस इंटरेस्ट पेड इन केथ पीरियड, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो n इंटू EMI माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, आइए आगे जो टॉपिक है वो क्या है, रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से। देखो अब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, अब ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हर एक इन्वेस्टर ये जानना चाहता है क्या, कि हम ने जब अपने मनी को कहीं पे इन्वेस्ट किया तो हमें उस इन्वेस्ट किए हुए मनी पे किस रेट से हमें इंटरेस्ट मिला। ठीक है, यानी रिटर्न मिला, तो उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। क्या कहता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट व्हेन ऑल फैक्टर अफेक्टिंग रिटर्न आर कंसीडर्ड, दीज फैक्टर्स आर फॉलोज। ठीक है, जितने भी फैक्टर हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहीं पे मनी इन्वेस्ट किया तो फैक्टर हो सकता है कि मार्केट डाउन भी जा सकता है, अप जी भी जा सकता है ना, तो इस तरीके से तो सभी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद उसको किस रेट से इंटरेस्ट मिला। क्या कहता है, कहता है प्राइस एट विच द इन्वेस्टमेंट इज डन, किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट को किया गया है सॉरी। तो कहता है द रेट ऑफ रिटर्न इज अफेक्टेड बाय द प्राइस एट विच द इन्वेस्टमेंट इज डन इफ द इन्वेस्टर परचेज अ शेयर और स्टॉक एट द लेस देन द फेस वैल्यू। अगर उसने शेयर या स्टॉक अगर फेस वैल्यू से कम में परचेज किया है, जैसे मान लीजिए अगर कोई 10 रुपये का शेयर है और उसको 9 रुपये में परचेज कर लिया, तो भाई जाहिर सी बात है नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा परचेज कर पाएगा वो, हाँ कि ना। अगर कोई 10 रुपये का प्रोडक्ट है, 10 रुपये के प्रोडक्ट को अगर उसने 9 रुपये में परचेज कर लिया तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर पाएगा ना। तो फिर क्या कहता है, एट द मोर देन द इफेक्टिव रेट ऑफ इट रिटर्न इज इंक्रीज, तो उसमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बढ़ेगा। इस ईयर के सैंपल पेपर में भी यहाँ से एक MCQ है। ठीक है, तो अगर फेस वैल्यू से कम में खरीदेगा तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, और फेस वैल्यू से ज़्यादा में खरीदेगा तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वांटिटी कम परचेज कर पाएगा, तो रिटर्न भी उसको कम मिलेगा। ठीक है, आइए फिर क्या कहता है, इफ़ द इन्वेस्टर्स परचेज शेयर और स्टॉक मोर देन द फेस वैल्यू, अगर वो फेस वैल्यू से ज़्यादा में खरीदता है देन द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या होगा, उसको कम मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 8% बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 रुपये दे रखा है, अगर उसने 800 रुपये में ख़रीदा है तो एक्चुअल में रिटर्न उसको मिलेगा 10% के हिसाब से, और अगर उसने 8% बॉन्ड को 1000 रुपये में ख़रीदा है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.62% के हिसाब से। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहता है, देखो अगला है स्टेटेड और डिक्लेयर इंटरेस्ट रेट। फिर से एक एग्जांपल दिया हुआ है, द रेट ऑफ रिटर्न इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिक्लेयर इंटरेस्ट रेट, द इफेक्ट इज सीन ओनली व्हेन कंपाउंडिंग डन मनी। सीधा एग्जांपल पे चलते हैं, देखो कंसीडर द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। भाई 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इंटरेस्ट रेट है 4%, क्वार्टरली दिया हुआ है, तो इसका जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 10,000 इंटू 1.01 बनेगा। ठीक है ना भाई, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करो ना, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 n। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, और ये R कितना है, 4% है, मतलब 4/100, और n कितना है 4, तो भैया 10,000 इंटू 1.04 आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो। ठीक है, तो टोटल जब कैलकुलेट करोगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो उसको किस रेट से इंटरेस्ट मिला,
4.06% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? आइए स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई, क्वार्टरली भी बोला था ना, तो यहाँ पे 4% है तो इंटू 4 भी आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 0.1 आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या होगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी रेज टू पावर पी माइनस 1। अब ये पी क्या है, अगर क्वार्टरली बोला है तो पी 4 हो जाएगा, हाफ ईयरली बोला है तो पी 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है CAGR क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या कहता है, सपोज राहुल, भाई मान लेते हैं राहुल ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए। ठीक है, अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर उसने आज पैसा 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो साल के अंत में 10,000 इतना हो गया, नेक्स्ट ईयर एंड में इतना हो गया, कम हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। तो किस रेट से उसको एवरेजली इंटरेस्ट मिला, किस रेट से उसको एवरेजली इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि CAGR। ठीक है, तो हमें ना इतना दिमाग नहीं लगाना कि अमाउंट कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, किस साल कम हुआ, किस ईयर ज़्यादा हुआ, नहीं। हम एक रेडीमेड फार्मूला यहाँ से बना लेंगे, क्या, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, और ये फार्मूला मैंने अपने वीडियोस में डिराइव भी किया हुआ है। ठीक है, तो क्या कहाँ से बनता है ये फार्मूला, देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, रेज टू पावर 1 प्लस आई। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी, देखिए ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ ना, क्या मैं अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू कह सकता हूँ और प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू कह सकता हूँ, 1 प्लस आई रेज टू पावर n होगा कि नहीं होगा? तो मैं फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर n लिख सकता हूँ। अब मैं n को इधर लाऊंगा तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 प्लस आई होगा। 1 को इधर ले आओ, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू आई। यही क्या होता है, CAGR। ठीक है, आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो अगला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे, समझते होंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। क्या कहता है, डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड रिडक्शन ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स के कॉस्ट में अगर कम हो जाए, उसका कॉस्ट अगर टाइम टू टाइम यूज़ करने के बाद अगर उसका वैल्यू कम हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। क्या होता है, फिक्स असेट्स सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा over a period of time due to wear and tear. Original cost is the total price at which the assets was purchased। और original cost क्या होता है, जिस पे assets को purchase किया गया है। फिर क्या कहता है, useful life, the time period in which the assets is expected to functional and fit। मतलब कि वो टाइम, कितने टाइम तक जो फिक्स असेट्स है वो फंक्शनल है, काम करने के लिए ठीक है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू क्या होता है, और द डेप्रिसिएटिव वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। मतलब कहने का ये है कि हमने एक असेट्स खरीदा 5 लाख रुपए का और हमने उसको 10 ईयर्स यूज़ किया। 10 ईयर्स के बाद उसका जो वैल्यू है वो घट करके कितना रह गया, 50,000 रुपीज़ रह गया, तो उसी को बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स गिवन द डेट ओरिजिनल वैल्यू ऑन असेट्स माइनस एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द डेट। मतलब कि जिस डेट को, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस
डेप्रिसिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक मशीन है 10,000 रुपये का, 1 साल के बाद हमने सोचा कि भाई इस पे 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, तो जो बुक वैल्यू होगा कितना होगा, 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मेथड से, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से। लेकिन स्टूडेंट हमारे सिलेबस में एक ही मेथड है, क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। ठीक है, बाकी अगर डेप्रिसिएशन का रेट निकालना हो तो एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल डेप्रिसिएशन इनटू 100, और अगर बुक वैल्यू निकालना हो कुछ ईयर्स के बाद का तो C माइनस डी इंटू टी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो था कंप्लीट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का थ्योरी, सारे के सारे फार्मूले मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ फिर इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, नमस्कार।